चलो तो हमने कल क्या पढ़ लिया था, यहाँ तक पढ़ लिया था एडिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, आज हम कौन सा हार्मोन पढ़ेंगे? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा पढ़ेंगे? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, दैट इज TSH। TSH। अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम से ही पता चल रहा है ये क्या करेगा। क्या करेगा ये बताओ? थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, है ना। स्टिमुलेट करेगा का मतलब कि ये थायराइड ग्लैंड के पास सिग्नल पहुंचाएगा, है ना, सिग्नल पहुंचाएगा। और जब सिग्नल पहुंचाएगा तो उस पे थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा, तो उस एक्ट करने की वजह से किसका सिक्रीशन होगा? थायरोक्सिन का सिक्रीशन होगा। समझ आया? किसका सिक्रीशन होगा? थायरोक्सिन। ठीक है, तो ये काम है इसका। उसी के साथ साथ सिक्रीशन के साथ साथ ये सिक्रीशन भी करवा रहा है, और उसी के साथ साथ ये थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ भी करवा रहा है। अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रेजेंट नहीं होगा तो थायराइड ग्लैंड का ग्रोथ भी नहीं होगी। समझ आया? तो ये दो काम है। अभी बस इतना याद रखना, बाकी जब हम थायराइड ग्लैंड डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर हम देखेंगे कि क्या थायरोक्सिन वर्क करता है, कैसे वर्क करता है। समझ आया? ठीक है, इतने में कोई दिक्कत? जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो थायराइड ग्लैंड पे वर्क करता है। क्या करवाएगा? एक तो थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ करवाएगा, उसके साथ साथ थायराइड ग्लैंड में से किसका सिक्रीशन करवाएगा? थायरोक्सिन का सिक्रीशन करवाएगा। ठीक है ना, समझ आ गई बात? नेक्स्ट जो हार्मोन है, क्या हुआ? नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है FSH, दैट इज फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये मेल और फीमेल दोनों पे काम करेगा। ठीक है, मेल पे क्या काम करेगा? मेल में सैमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है, ये सैमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती हैं टेस्टीज में। ठीक है, टेस्टीज क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल में, तो ये टेस्टीज पे एक्ट कर रहा है। टेस्टीज में भी जो सैमनीफेरस ट्यूब्यूल है, सैमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये सैमनीफेरस ट्यूब्यूल में ही क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। समझ आया? हम पढ़ते हैं ना, 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे कि टेस्टिस में क्या हो रहा है? मेल गैमिट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो टेस्टिस में भी कहाँ पे होता है मेल गैमिट का फॉर्मेशन? सामनीफेरस ट्यूब्यूल में। ठीक है ना, कोई दिक्कत इतने में? तो सामनीफेरस ट्यूब्यूल पे एक्ट करेगा और क्या करवाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? कौन मुझे बताएगा? 10th क्लास में हम पढ़ के आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। समझ आया? अब फीमेल में क्या काम करेगा? फीमेल में किस पे वर्क करेगा? ओवरी पे वर्क करेगा। किस पे वर्क करेगा? ओवरी पे। ओवरी पे वर्क करके ये क्या क्या करवाएगा? एक तो फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाएगा। फॉलिकल्स पता है क्या होते हैं? बताओ, बताएं, बोला ना अभी पता है तो बताओ। देखो क्या होता है कि oocyte होता है, प्राइमरी oocyte बनाता है, फिर सेकेंडरी oocyte बनता है, फिर सेकेंडरी oocyte से ओवा बनता है, एग बनता है। तो क्या होता है, जो प्राइमरी oocyte ले लो या सेकेंडरी oocyte ले लो, इनके बाहर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको ग्रैनुलोसा सेल्स बोलते हैं, ठीक है, या फिर स्टोमल सेल्स बोलते हैं। वो सेल्स क्या करते हैं? उस प्राइमरी oocyte या सेकेंडरी oocyte को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं और उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो जैसे ये क्या है, ये बीच में है, ये क्या हो गया? oocyte हो गया। अब चाहे प्राइमरी oocyte ले लो या सेकेंडरी oocyte ले लो, इसके बाहर क्या प्रेजेंट होंगे? सेल्स प्रेजेंट होंगे। कौन से सेल्स? स्ट्रोमल सेल्स, या फिर मैं बोल सकती हूँ ग्रैनुलोसा सेल बोल दो या फॉलिकुलर सेल बोल दो। ठीक है, तो ये ऐसे सेल प्रेजेंट होंगे। तो ये जो सेल से स्ट्रक्चर बना, मतलब ये oocyte को जो कवर किया सेल्स ने, उसको क्या बोलेंगे? फॉलिकल्स बोलेंगे। समझ आई बात? तो फॉलिकल्स की क्या करवाते हैं? ग्रोथ करवाते हैं। इतना समझ आया? ठीक है, तो फॉलिकल्स की ग्रोथ करवा रहे हैं और क्या करवाते हैं?
oocyte का फॉर्मेशन करवाते हैं, मतलब फीमेल गैमीट का, या फिर मैं बोल सकती हूँ oogenesis करवाते हैं। ठीक है ना? क्या? हाँ, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन भी करवाएंगे। अब देखो कैसे करवाएंगे सिक्रीशन। फॉलिकल्स बने, ठीक है, ये जो फॉलिकल्स बने, अब फॉलिकल्स के बाहर कुछ लेयर्स बनती हैं, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना। तो जो थीका जो लेयर बनी, वही थीका क्या करवाती है, ईस्ट्रोजन का स्टिम मतलब सिक्रीशन करवाएगी, तो फॉलिकल ग्रोथ बनी। तो जो फॉलिकल की सबसे बाहर वाली लेयर होती है, वो क्या सिक्रीट करवाएगी, ईस्ट्रोजन। समझ आई बात? क्या सिक्रीट करवाएगी, ईस्ट्रोजन। ठीक है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इतने में? अब हम देखते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दैट इज एलएच। एलएच क्या करता है? ठीक है, अब एलएच भी मेल और फीमेल दोनों पे वर्क करेगा, तो पहले देखते हैं मेल पे। मेल में क्या करता है, इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज ICSH। समझ आया? फीमेल में हम उसको LH बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और मेल में क्या बोलेंगे उसको, ICSH बोलेंगे, डेट इज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। समझ आया? ठीक है। अब देखो मेल में क्या होता है, मेल में सामनीफेरस ट्यूब्यूल थी। सामनीफेरस ट्यूब्यूल को अगर मैं उसका TS देखूं तो मुझे कैसा दिखता है? देखो ये मुझे दिखेंगे सर्टोली सेल्स। ठीक है, ये रहे सर्टोली सेल्स, ये सब 12th क्लास में पढ़ोगे रिप्रोडक्शन चैप्टर में। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट होते हैं, जो आके जाके क्या बनाएंगे, स्पर्म बनाएंगे। उसी के साथ साथ ये जो बाकी स्पेस बना, इस स्पेस में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं लीडिंग सेल्स। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल। तो ये जो ICL मतलब ये जो हार्मोन है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल सेल में प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। समझ आई बात? समझ आई बात? तो ये क्या क्या करेंगे, लीडिंग सेल पे वर्क करेंगे। कहाँ वर्क कर रहे हैं, लीडिंग सेल पे। ठीक है, जब लीडिंग सेल पे वर्क करेंगे तो किसका रिलीज करवाएंगे, टेस्टोस्टेरोन, विच इज मेल हार्मोन। समझ आई बात? समझ आया? क्या काम है LH का? अब अगर मैं फीमेल की बात करूं कि फीमेल में क्या करवा रहे हैं, तो फीमेल में ये LH क्या करवाएगा, जो फॉलिकल्स बनाए थे ना FSH ने, उसको रप्चर कर देगा। मतलब एक क्या बनता है, जैसे फॉलिकल्स बन रहे थे, तो जैसे फॉलिकल्स भी ना 2-3 लेयर्स बनी तो उसको प्राइमरी फॉलिकल बोल देंगे, और लेयर्स बन गई उसको सेकेंडरी फॉलिकल बोल देंगे। बीच में क्या बनता है, स्पेस बन जाता है, कैविटी बन जाती है जिसमें फ्लूइड फिल होता है। जब कैविटी बन जाती है उसको ग्राफियन फॉलिकल बोलेंगे। जो ग्राफियन फॉलिकल होता है ना, वही मैच्योर फॉलिकल होता है। तो उस ग्राफियन फॉलिकल को क्या कराएगा, रप्चर कराएगा। समझ आया? तो LH क्या करेगा, उस ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कर देगा। जब रप्चर करेगा तो क्या बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। कॉर्पस ल्यूटियम बना। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन को रिलीज करेगा। कौन से हार्मोन को रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरोन। उसी के साथ साथ कुछ अमाउंट में और क्या रिलीज होगा, ईस्ट्रोजन भी रिलीज होगा। समझ आई बात? समझ आई बात? तो समझ आ गया LH क्या करवा रहा है, FSH क्या करवा रहा है। LH मेल में क्या करवा रहा है, मेल में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करवा रहा है, फीमेल में प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन करवा रहा है। FSH क्या कर रहा है, FSH मेल में टेस्टिस पे वर्क कर रहा है, सामनीफेरस ट्यूब्यूल में वर्क कर रहा है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस करवा रहा है। फीमेल में किस पे वर्क कर रहा है, ओवरी पे वर्क कर रहा है, फॉलिकल की ग्रोथ करवा रहा है। जब फॉलिकल की ग्रोथ हो रही है उसकी वजह से ईस्ट्रोजन भी सिक्रीट हो रहा है, उसके साथ साथ वो oogenesis भी करवाता है। तो बात समझ आई इतनी? इतने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, इतना नोट कर लो यहाँ से। हो गया?
आवाज नहीं आ रही किसी की? हो गया? हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कौन प्रोड्यूस करता है, बताओ? कौन प्रोड्यूस कर रहा था एमएसएच? पार्स इंटरमीडिया। बट क्या होता है, बस नाम के लिए पार्स इंटरमीडिया प्रोड्यूस करता है, असलियत में इसको पार्स कौन प्रोड्यूस करता है, मतलब जो एंटीरियर पार्ट होता है वही प्रोड्यूस करता है, डेट इज डिस्टेलिस वाला पार्ट। क्यों? क्योंकि जो इंटरमीडिया वाला पार्ट होता है ना, मतलब बीच वाला पार्ट होता है, वो फुली तरीके से डेवलप नहीं होता, इसीलिए बस वो कौन ही प्रोड्यूस करेगा, जो ला इधर की साइड एंटीरियर वाली साइड थी वही प्रोड्यूस करेगा। समझ आया? इसका टारगेट ऑर्गन कौन है, मतलब ये वर्क कहाँ पे करेगा, कौन से ऑर्गन में वर्क करेगा? तो ये वर्क करेगा स्किन पे। कहाँ पे वर्क करेगा? स्किन पे। समझ आया? ये किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा? तो ये रिस्पॉन्सिबल होगा स्किन की डार्कनिंग के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर डार्कनिंग ऑफ स्किन। समझ आया? अब देखो, ये ह्यूमन में तो नहीं देखा गया है अभी तक, बट ये पोइक्लोथर्मल एनिमल्स पे देखा गया है, जैसे रेप्टाइल्स एंड एम्फीबिया। तो कहाँ पे देखा गया है? रेप्टाइल्स एंड एम्फीबिया। अब इसमें इस एमएसएच का काम क्या है? तो ये रेप्टाइल्स और एम्फीबिया में क्या करवाता है? कलर चेंज करवाता है, मतलब कॉमोफ्लेज करवाता है। अच्छा चलो, रेप्टाइल कोई रेप्टाइल का एग्जांपल दो जो कॉमोफ्लेज शो करता है, कलर चेंज करता है। हाँ, बताओ। बताओ, होमवर्क है आपका। एक एग्जाम्पल बताओगे जो रेप्टाइल का है, कॉमोफ्लेज करता है, एक एग्जाम्पल बताओगे जो एम्फीबिया का है, जो कॉमोफ्लेज करता है। ठीक है, सैलेमेंडर एंड गाना, हाँ ठीक है। चलो, किसने बताया ये मुझे? चलो ठीक है, समझ आया इतना? तो इसका काम क्या है, तो ये किस पे वर्क करेगा मेनली? हाँ, बता दीजिए। ठीक है, करती हूँ फिर से। पॉइक किलो, कितने आए? फुल? हेलो, कितने आए, कितने फुल? अच्छा, एक्सीलेंट अतुल, एक्सीलेंट। एक्सीडेंट नहीं, एक्सीलेंट। समझ आई? चलो फिर से समझाती हूँ ये। चलो, टारगेट ऑर्गन, ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पे वर्क करेगा? स्किन पे वर्क करेगा। ठीक है, ये किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है? ये एमएसएच ये रेस्पॉन्सिबल है कि ये स्किन को क्या करता है? डार्क करता है। उसके साथ साथ ये क्या करवाएगा? कलर चेंज करवाएगा। किस में कलर चेंज करवाएगा? पॉइक्लोथर्मल एनिमल्स में करवाएगा, जैसे रैप्टाइल्स एंड एम्फीबिया। ठीक है, समझ आ गई बात? समझ आ गई बात, एमएसएच का फंक्शन? ठीक है, जिसको नोट कर, हाँ बोलो। नहीं, कॉर्डेट्स में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि कॉर्डेट में ही क्या है? ये ग्लैंड्स हैं। ठीक है, नॉन कॉर्डेट में क्या देखे थे? ग्लैंड्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं देखा था ना, इसीलिए। और कॉर्डेट में भी वर्टिब्रेट्स में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि वर्टिब्रेट्स से अगर हम पहले चले जाएं तो वहां हमको कोई ग्लैंड देखने को नहीं मिलते। जब ग्लैंड देखने को नहीं मिलेंगे तो ये वाला हमें हार्मोन देखने को नहीं मिलेगा। समझ आई बात? ठीक है ना? हो गया सबका नोट? तो यहाँ पे हमारे दो ग्लैंड कंप्लीट हुए, डेट इज हाइपोथैलेमस ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जो थर्ड ग्लैंड आएगा वो आएगा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड होता है, कौन मुझे बताएगा? नेक रीजन, क्या एग्जैक्ट क्या लोकेशन बोलूं, नेक रीजन में कहाँ? ट्रैकिया के पास। तो ये दो लोब बनाएगा, जो ट्रैकिया के एक साइड एक लोब, एक साइड एक लोब। समझ आई? समझ आया ना, मतलब ट्रैकिया होगा,
ठीक है, और ट्रैकिया में ही ऐसे करके लोब बना लेगा, ठीक है ना। ये वाली जो लोब है इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू है, मतलब ग्लैंडुलर टिश्यू का मतलब वो टिश्यू है जो हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। इधर जो लोब है वो भी क्या करेगी, ग्लैंडुलर टिश्यू है वो भी हार्मोन प्रोड्यूस करेगी। बट जो बीच का रीजन है, बीच के रीजन को बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं, इस्थमस। मतलब ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, इसको क्या बोलेंगे, इस्थमस। और ये जो इस्थमस होता है ये नॉन ग्लैंडुलर पार्ट होता है, मतलब इसके पास ऐसे कोई ग्लैंडुलर टिश्यू नहीं है जो हार्मोन को प्रोड्यूस करे। समझ आई बात, ठीक है, समझ आ गई। तो अगर थायराइड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट थे, क्या लिखूंगी मैं, टू लोब्स हैं, टू लोब्स विच आर लोकेटेड एट ईदर साइड ऑफ ट्रैकिया। समझ आया, ट्रैकिया, ट्रैकिया तो पता है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ के आए हो। अब ले लेते हैं, ठीक है, ये लिख ले, ठीक है। ये हमें पता है कि जो बीच का पार्ट है जो दोनों लोब को आपस में कनेक्ट कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं, ठीक है। ये जो इस्थमस होती है ये नॉन ग्लैंडुलर पार्ट होता है। अब आते हैं इसके ओरिजिन पे। अच्छा, अभी हमने देखा था हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी पढ़ा था, तो उन दोनों का ओरिजिन क्या था, क्या ओरिजिन था उन दोनों का, कौन से जर्म लेयर से बन रहा था, एक्टोडर्मल। ये जो है ये एंडोडर्मल ओरिजिन, एंडोडर्म मतलब एंडोडर्म से बनेगा ये। इतना समझ आया, इतने में कोई दिक्कत। अब देखते हैं, ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड होते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, इसको यहाँ से काट देती हूँ, मतलब एक लोब ली और इस लोब को मैंने ऐसे काट दिया, ऐसे ये है, ठीक है, ये है, मतलब ऐसे करके है ये, इसको मैंने ऐसे काटा और अब मैं इसको ऐसे करके देख रही हूँ, ठीक है। तो जब मैंने टीएस देखा तो वो मुझे कैसा सा दिखेगा, ठीक है, ऐसे करके टीएस देखा, इसमें ऐसे करके सेल्स दिखेंगे, मतलब कुछ रीजन्स दिखेंगे। समझ आई बात, इन रीजन के अंदर मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा, ये कुछ फॉलिकल्स देखने को मिलेंगे। दिख रहा है ना ठीक से, ठीक है। उसके अलावा मुझे और क्या देखने को मिलेगा, कौन से कलर से बनाऊं, इससे ठीक है, लेबलिंग कर लेती हूँ। ये तो टीएस था, ये जो है ये है स्ट्रोमल सेल। कौन से सेल, स्ट्रोमल सेल्स। अगर इन स्ट्रोमल सेल के अंदर देखो तो क्या देखने को मिलेंगे, फॉलिकल्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, फॉलिकल्स। और इन फॉलिकल्स के अंदर क्या होगा, मतलब बीच में क्या होगा, स्पेस होगा। समझ आई बात, ठीक है। उसके अलावा ये जो देख रहे हो, ये थोड़े से क्रीम कलर के जो देख रहे हो, ये है पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स। क्या है, पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स। तो मेन जो हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे वो फॉलिकल्स करेंगे, और पैरा फॉलिक्यूलर सेल भी एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और ये किसके अंदर है, स्ट्रोमल सेल के अंदर है। इतना याद रखना, इन फॉलिकल के बीच में देखो स्पेस दिख रहा है ना, तो क्या होता है, स्पेस होता है, इसी स्पेस में जो हार्मोन होता है वो स्टोर रहता है। इतनी बात समझ आई। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं फॉलिकल्स की, ठीक है। जो फॉलिकल्स हैं वो दो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, मतलब सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं। कौन कौन से वो दो हार्मोन, पहला जो हार्मोन है वो है टेट्रा आयोडो थायरोनीन। जो दूसरा हार्मोन है वो है ट्राई आयोडो थायरोनीन। समझ आया, टेट्रा से क्या पता चला, टेट्रा आयोडो थायरोनीन मतलब कुछ चार होगा। इसको T4 भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, T3। T4 हार्मोन, T3 हार्मोन। समझ आई बात। अब बताओ, इतने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं।
पैरा फॉलिकुलर हार्मोन भी रिलीज करते हैं एक हार्मोन, वो अभी हम देखेंगे, तो पहले इनका देख लेते हैं। अब क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड था, थायराइड ग्लैंड ने थायराइड ग्लैंड था, उसके लिए आयोडीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, मतलब अच्छा एक पॉइंट और याद रखना, जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। समझ आई कैसा ग्लैंड होता है? लार्जेस्ट, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। उसके बाद हमने देखा था कि जो फॉलिकल्स थे वो दो हार्मोन रिलीज कर रहे थे, डेट इज टेट्रा आइडोथायरोनिन एंड ट्राई आइडोथायरोनिन। अब ये क्या करते हैं, यही क्या रिलीज करेंगे, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करेंगे। कौन सा हार्मोन? थायरो, हमने तब पढ़ा था ना, पिट्यूटरी थी, ठीक है, पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज कर रहा था? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज कर रहा था। वो किस पे वर्क कर रहा था? थायराइड ग्लैंड पे वर्क कर रहा था। और अब ये थायराइड ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करेगा? थायरोक्सिन को प्रोड्यूस करेगा। समझ आया? अब ये जो थायरोक्सिन बना, ये बाकी क्या होता है, नॉर्मली बनते ही क्या हो जाता है, सिक्रीट हो जाता है। बट ये जो थायरोक्सिन बना, इसके पास कैपेबिलिटी होती है कि ये नेक्स्ट 3 मंथ तक जो फॉलिक्यूल के बीच में स्पेस है, ये वहां पे स्टोर रह सकता है। कहाँ पे स्टोर रह सकता है? कैविटी इन फॉलिकल्स। ठीक है ना? समझ आए बात? इतना समझ आया? इतना समझ आया? कोई दिक्कत? अब एक चीज और याद रखना, और कुछ पॉइंट्स याद रखना, कि थायराइड ग्लैंड को अप्रोक्सीमेटली 120 माइक्रोग्राम आयोडीन नेसेसरी होती है। अगर ये आयोडीन इसको इतनी नहीं मिली पर डे, तो क्या होगा, थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ नहीं हो पाएगी और एक डिसीज हो जाएगी जिसको क्या बोलेंगे, ग्वाइटर। बचपन में पढ़ के आए होगे ग्वाइटर, ऐसे इमेज भी देखी होगी, फूल जाता है। हमेशा ग्वाइटर के केस में एक बूढ़ी सी आंटी का फोटो बना होता है और उनके यहाँ पे फूला हुआ होता है। मैंने तो बचपन से वही एक फोटो देखा है ग्वाइटर की, अगर एग्जाम्पल में फोटो दिखाते हैं तो। पता है ग्वाइटर क्या? हाँ, हेरिडिटी, यही। अब देखो, जब आयोडीन नहीं होगा तो थायराइड ग्लैंड अच्छे से वर्क नहीं करेगा, जब थायराइड ग्लैंड वर्क नहीं करेगा तो थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो आयोडीन थायरोक्सिन को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और कितना आयोडीन होना चाहिए? लगभग 120 माइक्रोग्राम। समझ आई बात? अगर अगर ये आयोडीन है, ठीक है, ये आयोडीन कम हो जाए 50 माइक्रोग्राम से, तो क्या हो जाएगा? डिसऑर्डर हो जाएगा। कौन सा डिसऑर्डर? ग्वाइटर। समझ आई बात? अब हम देखते हैं, ये जो हमने ये हॉर्मोन्स देखे कि ये हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, कहाँ गया, ये रखा है, ये जो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनका काम क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले इतना नोट कर लो, फिर हम उसके बाद क्या देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे। नोट कर लो। बॉडी मास इंडेक्स, अच्छा बीएमआर, बॉडी बीएमआर बॉडी, हाँ बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट लगभग हमारे बॉडी में, आ, ध्यान नहीं आ रहा, एक बार देखना पड़ेगा। यही फंक्शन है इसका, जो ये थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन होते हैं, वो बीएमआर को रेगुलेट करते हैं। एक बार मैं चेक करती हूँ कितना होता है बीएमआर, तब तक नोट कर लो इतना। अच्छा, बीएमआर है मैन का 1696 कैलोरीज, और वुमेन का है 1410 कैलोरीज। पर ये जो बीएमआर है, ये उस वो क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं उन सब पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप ज्यादा फिजिकल वर्क कर रहे हो तो आपका बीएमआर ज्यादा होगा, और अगर आप कम फिजिकल वर्क कर रहे हो तो आपका बीएमआर थोड़ा कम होगा। हो गया इतना नोट? पता है, सबसे ज्यादा जो गोइटर की प्रॉब्लम आती है वो इंडिया में ही देखी जाती है। क्योंकि इंडिया नॉर्मली क्या होता है, बाकी डाइट में इतना आयोडीन का अमाउंट होता नहीं है, ठीक है, सॉल्ट में ही मिलता है।
उसमें भी क्या होता है, सॉल्ट हम देख के नहीं खाते हैं, जिसमें ऐड देखे होंगे ना, आयोडीन वाला सॉल्ट ऐड आते हैं, दिखाते हैं। हाँ जी। तो फिर क्या है, आयोडीन नॉर्मली हमें सॉल्ट से ही मिलता है, बाकी कुछ और है बट इतना और किसी डाइट से हमें मिलता नहीं है। ठीक है, तो नमक आयोडीन वाला खाते नहीं है, उसकी वजह से इंडिया में सबसे ज्यादा गोइटर की प्रॉब्लम देखी जाती है। हो गया सबका नोट इतना? कौन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट हम आते हैं फंक्शंस पे। ठीक है, कि इस थायराइड हार्मोन के फंक्शंस क्या क्या है। फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन। ठीक है, तो जो सबसे पहला फंक्शन है, जैसा कि अभी देवराज ने पूछा था, तो जो सबसे पहला फंक्शन है कि ये किसको रेगुलेट करता है, बीएमआर को रेगुलेट करता है। बीएमआर मतलब बॉडी मास रेट या फिर बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, अरे अब ये मैं बताती हूँ ये होता क्या है। मतलब हमारी बॉडी जो नॉर्मल, बेसिक का मतलब नॉर्मल मेटाबॉलिज्म कर रही है, उसका कितना रेट है, वो क्या होता है, बीएमआर होता है। समझ आया? तो उसको रेगुलेट करेगा। और क्या करता है ये, उसी के साथ साथ ये किसको सपोर्ट करता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो सपोर्ट फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। समझ आया? और क्या काम करेगा, ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का भी मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करेगा। उसी के साथ साथ ये वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी रेगुलेट करेगा। डब्ल्यूबीसी क्या, डब्ल्यूबीसी को एक्टिवेट, हाँ कराते हैं, अभी आएगा ये फंक्शन। ठीक है, और क्या करा रहे हैं ये, फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल ग्रोथ कराते हैं। ठीक है, एक्टिवेट डब्ल्यूबीसी। और क्या कराएंगे, ये डेवलपमेंट ऑफ नर्व फाइबर्स के लिए भी जरूरी होते हैं। ये उसमें क्या कराते हैं, माइलिनेशन कराते हैं। समझ आया? माइलिनेशन पता है ना, माइलिन शीट को फॉर्म करवाना एक जोन में। और क्या करवाते हैं, ये स्टिमुलेट करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछने जा रही हूँ, मेटामॉर्फोसिस। बताओ मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। जब लार्वा से एडल्ट बनता है, केवल टैडपोल की बात नहीं करेंगे, मेटामॉर्फोसिस का मतलब लार्वा से एडल्ट बनवाना। तो ये किसमें मेटामॉर्फोसिस करवाएंगे, लार्वा से। ओहो, लार्वा से क्या बनेगा, मतलब लार्वा क्या है, इसका टैडपोल है, उससे क्या बनवाएंगे, फ्रॉग बनवाएंगे, एडल्ट बनवाएंगे। समझ आ गई बात? तो ये सारे हो गए इसके फंक्शंस। तो क्या क्या फंक्शंस थे, कि ये बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट कर रहे हैं, आरबीसी के फॉर्मेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सब का मेटाबॉलिस करवा रहे हैं, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करवा रहे हैं बॉडी में, फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल ग्रोथ में हेल्प करवा रहे हैं, डब्ल्यूबीसी को एक्टिवेट करवा रहे हैं, माइलिनेशन करवा रहे हैं नर्व फाइबर्स में, और मेटामॉर्फोसिस करवा रहे हैं फ्रॉग में। समझ आ गए? अब देखते हैं कि अगर इसी थायराइड हार्मोन का क्या हो जाए, हाइपोसिक्रीशन हो जाए। हाइपोसिक्रीशन का मतलब कम सिक्रीशन होने लगे, तो क्या होगा, मतलब हार्मोन कम हो जाए, कम सिक्रीट हो रहा है, तो उसकी वजह से जो सबसे पहला डिसऑर्डर होगा वो क्या होगा, ग्वाइटर। ग्वाइटर किसकी वजह से होता है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से। जब आयोडीन की कमी हो जाएगी, तो उस आयोडीन की कमी की वजह से क्या होगा, लेस थायरॉक्स, ओहो, लेस थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन होगा। ठीक है, अब जब थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन कम होगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा,
एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। समझ आया? जब थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट होगा तो हमें नेक कैसी दिखेगी? फूली हुई दिखेगी। समझ आ गई? दूसरा जो डिसऑर्डर है वो है क्रिएटिनिज्म। क्रिएटिनिज्म में क्या होगा? ये होता है प्रेग्नेंट वुमेन में। किसमें देखा जाता है? प्रेग्नेंट वुमेन में। प्रेग्नेंट वुमेन में क्या होता है? ये किस पे अफेक्ट डालेगा? बेबी पे अफेक्ट डालेगा। समझ आया? किस पे अफेक्ट डाल रहा है? बेबी पे अफेक्ट डाले। क्या अफेक्ट डालेगा बेबी पे? कोई मुझे बताएगा? ठीक से मैच्योरेशन नहीं होगी बेबी की। मैच्योरेशन नहीं हो पा रही है बेबी की, उसकी वजह से क्या हो पाई? ग्रोथ नहीं हो पाई। मतलब मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं था बेबी का, तो ग्रोथ नहीं हो पाई। तो कैसा हुआ? स्टंटेड ग्रोथ हो गई। कैसी ग्रोथ हो गई? स्टंटेड ग्रोथ। मतलब स्टंटेड मतलब ग्रोथ नहीं हो पाई, वो छोटा रह गया। स्टंटेड ग्रोथ। समझ आया? और क्या होगा? मेंटल रिटार्डनेस आ जाएगी। जब माइलिन शीट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो उसकी वजह से दिमाग अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, मतलब नर्व्स अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। नर्व अच्छे से काम नहीं है तो सीधे सीधे हम बोल सकते हैं मेंटली कैसा हो गया? रिटार्ड हो गया। तो मेंटल रिटार्डनेस आ जाएगी। और क्या होगा? और कोई बता सकता है? एब नॉर्मल स्किन हो जाएगी। और इंटेलिजेंट क्वेश्चन देखा जाएगा, मतलब इंटेलिजेंट नहीं होगा वो। ये सब देखा जाएगा उस बेबी में। ठीक है, समझ आया? समझ आ गई बात? क्या? हाँ, इम्यून। हाँ, पूरा मैच्योरेशन स्टंटेड ग्रोथ भी डब्ल्यूबीसी की वजह से हुई ना, तो सब काम आएंगे। लो इम्यून सिस्टम, सब इसी में ही आ जाता है स्टंटेड ग्रोथ में। ठीक है। थर्ड जो आता है वो आता है माइक्सोइडीमा। किसी को पता है माइक्सोइडीमा क्या होता है? अतुल, ट्वेल्थ का पढ़ रहे हो? क्या पढ़ा ट्वेल्थ में? माइक्सोडीमा। अगर अतुल आपने रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो उसमें आपने पढ़ा होगा। अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें भी होगा ये। देखो माइक्सोडीमा क्या होता है? जब इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल पता है सबको? तो इरेगुलर, अच्छा कौन बताएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? बताओ। बताओ क्या होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में या मेंस्ट्रुअल साइकिल में? अतुल क्यों बताएगा? कौन बताएगा अतुल को छोड़ के? 28 डेज की कोई प्रोसेस नहीं होती है मेंस्ट्रुअल। हाँ, 28 डेज बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होगी, ऐसा होता है। हाँ। हाँ, तो कौन बता रहा है? आदिल बताएगा? चैताली, आंचल, सान्या, देवराज, ईशांत। कौन बता रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल? देवराज बताओ। नहीं पता किसी को भी? तो फिर क्या पढ़ा जो सर ने बताया? देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? जो क्या हो रहा होता है? रिप्रोडक्शन चल रहा होता है, मतलब फीमेल में हर मंथ ओवरी क्या करती है? एक एग प्रोड्यूस करती है। ठीक है। अब जब वो एग प्रोड्यूस करती है तो क्या होता है? मतलब मैं 10th तक के लेवल का बता दे रही हूँ, ठीक है। 12th तक के लेवल का बताने बैठूंगी तो पूरा लेक्चर आज इसी में निकल जाएगा। तो क्या होता है? एग प्रोड्यूस करती है। ठीक है। जब वो एग आता है फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज होने के लिए, अब क्या हो रहा होता है? उधर से ओवरी ने एग प्रोड्यूस किया फैलोपियन ट्यूब में, मतलब ओवरी ने फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया अपना एग। उधर यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर कर रही है कि भाई ये एग तो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होगा, हम जल्दी से तैयार हो जाते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा,
और जायगोट आके हमारे पास ही तो चिपकेगा, मतलब इम्प्लांटेशन होगा, उस यूट्रस से चिपकने को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होगा तो हमें अपनी वॉल को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो प्रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं, जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है यूट्रस की, एंडोमेट्रियम, उसको थिक बना लेते हैं। जब थिक कैसे बनेगी, उसमें क्या होती है, ब्लड वेसल्स बहुत सारी हो जाती हैं, मतलब बहुत सारी ब्लड वेसल्स का ग्रोथ हो जाता है। हमें पता है ब्लड वेसल के अंदर ब्लड होता है। अब क्या हुआ, बैठे बैठे इंतजार करती रही यूट्रस भी कि स्पर्म आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद जाइगोट बनेगा, हमसे जाके चिपकेगा, बट ऐसा हो नहीं पाया। तो कुछ दिन तक ऐसा जब नहीं हो पाएगा तो वो जो एग है वो क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। उसी के साथ साथ जो यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली वॉल थी, जो अपने आप को प्रिपेयर करके बैठी थी, वो भी क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी। तो जब डीजनरेट होगी तो जो एंडोमेट्रियम के टिश्यू हैं, साथ में ब्लड वेसल भी डीजनरेट होगी, तो ब्लड वेसल के अंदर ब्लड था वो सारा कहाँ निकल जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। उसी को क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलेंगे। ये जो पूरा साइकिल होता है ये 28 डेज का साइकिल होता है। ये चलता तो 4 से 5 दिन तक है, बट ये 4 से 5 दिन के बाद वापस से 28 दिन बाद फिर से रिपीट होगा। तो ये रिपीट हो रहा है बार बार एक साइकिल की फॉर्म में, इसलिए इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल रहे हैं। जब प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे 28 डेज बाद फिर से होनी है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, बट 28 डेज बाद ना होके ये 32 डेज बाद हो रही है, 40 डेज बाद हो रही है, या कभी कभी 15 डेज बाद ही हो जा रही है। तो ये जो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, इसी को ही क्या बोलते हैं, माइक्सोइडेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्सोडेमा। तो ये माइक्सोडेमा के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कि अगर थायरोक्सिन का हाइपोसिक्रीशन होगा तो क्या हो जाएगा, माइक्सोडेमा हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। अगर मैं माइक्सोडेमा के सिम्टम्स की बात करूं कि क्या क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं, तो वो फॉलिंग ऑफ हेयर्स, मतलब बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने लगेगा। ठीक है, वेट गेन होने लगेगा। ठीक है, स्वेलन स्किन हो जाएगी, स्वेलन मतलब सूज जाएगी, और कैसी हो जाएगी, लूज स्किन हो जाएगी, लूज स्किन हो जाएगी। तो ये सारे सिम्टम्स दिख जाएंगे, और भी सिम्टम्स दिखे जाएंगे, कॉमन सिम्टम्स है। तो इतनी बात समझ आई। तो 3 समझ आ गए, हाइपोसिक्रीशन की वजह से कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, समझ आ गया, डिसीजन डिसऑर्डर। इतने में कोई दिक्कत, हाँ बताओ, कोई दिक्कत इतने में, नोट करना है या कर लिया। अच्छा, नीचे कौन रो रहा है, आधे लड़कियों की आवाज में रोता है। अच्छा, ये अच्छे से ना हाइपोसिक्रीशन, अब वो चाहे किसी भी ग्लैंड के किसी भी हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन की वजह से जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं ना, उन सबको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, आ जाते हैं वही 2 क्वेश्चन, 2 से 3। क्या, नहीं नहीं, तब 2 से 3 क्वेश्चन भी देखे गए हैं। इसका कुछ पता नहीं चलता है, इसका 1 से लेके 3 तक चलता है रेंज। अरे हाँ, इसका इसका कोई भरोसा नहीं है, इस चैप्टर का कितने भी आ जाते हैं, कभी कम भी आएंगे, कभी ज्यादा भी आ जाते हैं। इम्पोर्टेंट तो सभी है, बस कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे एनिमल किंगडम हो गया, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इनसे ज्यादा क्वेश्चन। अब देखते हैं हाइपर सिक्रीशन क्या हुआ, क्या बोल रहे हो। हाँ हाँ, जैसे बायोटैक्स है, बायोटैक्स से काफी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और रिप्रोडक्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मिक्सचर लेके चलता है नीट। तो उसमें ना कभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से ज्यादा क्वेश्चन दे देगा तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से कम देगा, कभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ज्यादा दे देगा तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से कम दे देगा। इन दोनों का मिक्सचर मिला के इनसे भी खूब क्वेश्चन आते हैं, इन दोनों से खूब क्वेश्चन आते हैं टू। चलो अब जल्दी से कर लेते हैं। हाइपर सिक्रीशन से एक डिसऑर्डर देखा जाएगा या फिर डिसीज देखी जाएगी, डेट इज ग्रेव डिसीज। यहाँ ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक ठीक है, कि कौन सी डिसीज देखी जाती है। इसके कुछ नाम भी हैं, जैसे बेस्डो डिसीज भी बोलते हैं,
ठीक है। इसमें क्या होता है, हाइपर सिक्रीशन होगा क्यों? हाइपर सिक्रीशन इसलिए होगा, जो थायराइड ग्लैंड था उसमें क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। ठीक है, उस कैंसर की वजह से क्या होता है, कैंसर में और होता क्या है, जो सेल्स होते हैं ना उनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। जब सेल्स का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा, तो सेल्स का नंबर बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हार्मोन का लेवल बढ़ेगा। मतलब जितना जरूरत है उससे ज्यादा हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा। जब हार्मोन का जरूरत से ज्यादा लेवल बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ग्रेव डिसीज हो जाएगी। अब क्या होगा इन सब की वजह से, मतलब क्या क्या सिम्टम्स देखे जाएंगे इसमें। देखो, एक तो क्या हो जाएगा, प्रोट्रूशन ऑफ आई। किसी को पता है प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल क्या होता है? आई बॉल तो पता है ना, आंखों के गुल्ले, आई बॉल। ठीक है, तो ये बाहर को निकल जाते हैं, तो प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल देखा जाएगा। और क्या देखा जाएगा कि जो बीएमआर है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। जब बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब जरूरत से ज्यादा बॉडी में रिएक्शन हो रही है, फैट को बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूज किया जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो वेट है, बॉडी वेट, वो क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। मतलब इंसान कैसा हो जाएगा, जरूरत से ज्यादा पतला हो जाएगा। उसी के साथ साथ और क्या होगा, इस केस में भी एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, मतलब थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट होगा। समझ आया? समझ आया कि अगर हाइपर सिक्रीशन हो किसकी वजह से रहा था, कि थायराइड ग्लैंड में क्या हो गया, कैंसर हो गया। कैंसर में क्या होता है, सेल्स का नंबर जरूरत से ज्यादा रैपिडली इंक्रीज करने लगता है। तो जब सेल का नंबर इंक्रीज किया उसकी वजह से हार्मोन का सिंथेसिस बढ़ गया। हार्मोन का जब जरूरत से ज्यादा सिंथेसिस बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगी, ग्रेव डिसीज हो जाएगी। ग्रेव डिसीज में क्या क्या सिम्टम्स देखे गए थे, प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल, आई बॉल होती है वो बाहर को निकल जाती है। बीएमआर बहुत ज्यादा बढ़ गया, बीएमआर के बढ़ने की वजह से वेट बहुत ज्यादा कम हो गया। और क्या हुआ, थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट। इतना समझ आया? अब हमने देखा था कि एक कौन सा सेल था, फॉलिकल्स थे। फॉलिकुलर कुछ हार्मोन को सिक्रीट कर रहे थे, डेट इज टेट्राआइडोथायरोनिन एंड ट्राईआइडोथायरोनिन। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होता है, एक और होते हैं। ठीक है, कौन सा, पैरा फॉलिकुलर सेल, हमने देखा था ना अभी ऊपर, पैरा फॉलिकुलर सेल्स भी थे। तो ये पैराफॉलिक्यूलर सेल्स क्या करते हैं, एक हार्मोन रिलीज करते हैं। ठीक है, उस हार्मोन का नाम कोई बता सकता है? थायरोकैल्सीटोनिन। ये थायरोकैल्सीटोनिन क्या करेगा, ये थायरोकैल्सीटोनिन ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल था, ठीक है, उसको कम कर देगा। कम करके कैसे कम करेगा, क्योंकि ब्लड में जो कैल्शियम था उसको कहाँ भेज देगा, बोन में भेज देगा, जिसकी वजह से बोन कैसी हो जाएंगी, स्ट्रांग हो जाएंगी। समझ आया? समझ आया? पैराफॉलिकुलर सेल्स में क्या हुआ था, पैराफॉलिकुलर सेल ने एक हार्मोन को सिंथेसाइज किया था, डेट इज थायरोकैल्सीटोनिन। ये थायरोकैल्सीटोनिन क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है। कैसे कम कर देगा, क्योंकि ब्लड में जो कैल्शियम है उसको कहाँ भेज देगा, बोन में भेज देगा। अब जब बोन में कैल्शियम हो गया ज्यादा तो उसकी वजह से क्या हो जाएंगी, बोन स्ट्रांग हो जाएंगी। समझ आई बात? ये जो पैराफॉलिकुलर सेल है ये एंटागोनिस्टिक है, किसके, एंटागोनिस्टिक ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड के। क्योंकि पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या करता है, बोन में से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में भेज देता है। बट वहीं पे पैराफॉलिकुलर सेल क्या करता है, कैल्शियम को ब्लड में से बोन में भेज देता है। तो एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है जस्ट उल्टा काम करना। तो उल्टा काम करता है पैराथायरॉयड ग्लैंड के। समझ आई बात? समझ आया इतना? हाँ ना, कुछ बोलो। आया, ठीक है, तो इसको नोट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थायराइड ग्लैंड कंप्लीट हो गया। अच्छा, नीचे लर्निंग पोर्शन ज्यादा है इस चैप्टर में, तो अच्छे से लर्न करते रहना। और लर्न तभी होगा जब रोज लर्न करोगे, एक दिन में कोई ऐसा नहीं होगा चमत्कार हो गया और सब याद हो गया। ठीक है, लास्ट में लर्न करने बैठोगे ना तो बस रोते रहोगे, क्योंकि फिर लर्न नहीं होगा इतना सारा। इस धीरे धीरे करके रोज लर्न करना। हो गया सबका नोट?